चलिए शुरू करते हैं एनसीईआरटी बुक का अध्याय 4, जिसमें जीव मंडल पढ़ेंगे। जीव मंडल में क्या क्या आता है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी बायोस्फीयर हैं, सारे पढ़ेंगे। कब कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बना है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई है, कौन से राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदला गया है, सारे पढ़ेंगे। जीव मंडल का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो भारत में 1936 ईस्वी में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, हेली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी इस बुक से ही लेते हैं। हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप जान गए। तो हेली राष्ट्रीय उद्यान क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे वर्ष 1936 में बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। अब जो उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से कट के उत्तराखंड जो राज्य बना है उसमें चला गया है, क्योंकि उसी का भाग है। तो उत्तराखंड के कौन से जिले में? चमोली जिले में चला गया है। कौन? हेली राष्ट्रीय उद्यान। और जो कि स्थापना कब हुआ था हेली राष्ट्रीय उद्यान का? 1936 में। उस समय जो है याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, जो कि वर्तमान में कट के उत्तराखंड के चमोली जिले में चला गया है। और ये बंगाल टाइगर के लिए रक्षा के लिए ये हेली राष्ट्रीय उद्यान बना था। ठीक है, स्थापित किया गया था। यह उद्यान जो है, कौन उद्यान? हेली राष्ट्रीय उद्यान। हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है रामगंगा नदी की पाल्टिन दून घाटी में, याद रखिएगा, कितने वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है? तो हम बताएंगे 1318.54 वर्ग किमी जो है में फैला हुआ है, विस्तृत है एरिया में, मतलब 1318.54 वर्ग किमी में फैला हुआ है, क्षेत्र में विस्तृत है। कौन? हेली राष्ट्रीय उद्यान। याद हो रहा है कि नहीं? याद हुआ होगा। अब जैसे कि हेली राष्ट्रीय उद्यान को आप देख रहे हैं, तो वर्तमान में हेली राष्ट्रीय उद्यान का ही नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया था। समझ गए? तो अब हम जो जानते हैं जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते हैं। किसको? हेली राष्ट्रीय उद्यान का। अब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात करें तो यह देश का प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया है। कौन? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कब हुआ? वर्ष 1973 में हो गया है। तो वर्ष 1973 में जो है प्रथम बाघ आरक्षित क्षेत्र हो गया है, जो कि क्या है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को बना दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, ये विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। उपरोक्त विवरण संबंधित है। तो उपरोक्त विवरण जो संबंधित है, बताइए क्या होगा इसमें आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी होंगे, जो कि जीव मंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र, जिसे जीव मंडल नीचे मतलब आरक्षित क्षेत्र को ही कहा जाता है। ठीक है, नीचे बोला जाता है। चलिए इसके बारे में हम इसी से जानकारी थोड़ी ज्यादा लेते हैं। तो चलिए, जैसे देखिए जीव मंडल नीचे क्या मतलब होता है? आरक्षित क्षेत्र को बोलता है। अब जीव मंडल नीचे जो है विशेष प्रकार का भौमिक है और तटीय पारिस्थितिक तंत्र है, जिसे यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो मानव और जीव मंडल का आगे शॉर्ट फॉर्म याद रख लीजिए, क्योंकि पूछता है कि एम ए बी का मतलब क्या होता है। एम से मैन हो जाएगा, ए से एंड हो जाएगा और बी से जीव मंडल का बायोस्फीयर हो जाएगा। तो एम ए बी का फुल फॉर्म पूछे तो बता दीजिएगा मैन एंड बायोस्फीयर, और इसका हिंदी पूछ दे तो मैन और जीव मंडल। ठीक है, यूनेस्को के अंतर्गत ये रखा गया है, मान्यता प्राप्त हुआ है। चलिए, अब संरक्षित जैव मंडल की, संरक्षित जो जैव मंडल के विश्व नेटवर्क में भारत के 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में से 12 को शामिल किया गया है। सोच रहे हैं, 12 को शामिल किया। भारत में 18 जो है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिसमें से 12 को शामिल कर दिया गया है। अब क्रम से इस प्रकार जो पढ़ रहे हैं उससे पहले एक चीज जान लीजिए, ये जितने भी हम पढ़ेंगे 12 जो शामिल किया गया है, ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि भारत का है। 18 में से 12 का है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि यूनेस्को के मानव और जीव मंडल जो है, जिसे MAB के तहत रखा गया है, जो कि हम उसे पढ़ने जा रहे हैं। तो हम सबसे इंपॉर्टेंट की याद रखिएगा, 12 को शामिल करते हैं, 12 को पढ़ेंगे, लेकिन 12 का क्षेत्र याद रखेंगे, कौन से क्षेत्र में फैला हुआ है, भारत के कौन से राज्य में है, कौन से एरिया में फैला हुआ है, ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए इस क्रम से में पहले उठाते हैं नीलगिरी को। तो नीलगिरी जो आप देख रहे हैं बायोस्फीयर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में नीलगिरी को, तो नीलगिरी जो है आपका तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्य में है। तो आपसे पूछेगा कि नीलगिरी जो पहाड़ी है या नीलगिरी जैव जो मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो है तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के हिस्से में। ये ऐसे याद करेंगे।
अब देखिए मन्नार की खाड़ी भी आपका सिर्फ तमिलनाडु के हिस्से में आता है, ये जरूर याद रखिएगा। तो पूछेगा कि जो मन्नार की खाड़ी में मतलब यूनेस्को द्वारा जो MAB के तहत रखा गया है उसमें याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी भी आता है, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में है, तमिलनाडु राज्य में है, ऐसे बोलिएगा। सुंदरवन बहुत अच्छा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये भी आता है हमारा, ठीक है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। सब बायोस्फीयर है, याद रखिएगा, मतलब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। नंदा देवी। देखिए नोकरेक नाम ही है, नोकरेक ऐसे शब्द आपको मेघालय क्षेत्र में मिलेगा। तो नोकरेक कहाँ है? मेघालय में। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में। नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के हिस्से में आता है, ये भी देखिए फैला हुआ है। अब पंचमढ़ी जैसे ही आएगा हम मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, तो MP के क्षेत्र में आता है पंचमढ़ी, जो कि ये भी आरक्षित क्षेत्र में आता है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्र में। तो पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। शिमलीपाल जैसे ही शब्द आए हम उड़ीसा को याद रखेंगे। तो शिमलीपाल जो है ये भी आरक्षित क्षेत्र में आता है, जो कि उड़ीसा के क्या होते हैं? क्षेत्र में आते हैं। तो शिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में है। तो देखिए अचानक मार है एक अमरकंटक है, तो अचानक मार से छत्तीसगढ़, अमरकंटक से मध्य प्रदेश, ऐसे दोनों क्षेत्र में फैला हुआ है। अचानक मार अमरकंटक मिला दोनों एक साथ है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अचानक मार अमरकंटक छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और भी चलिए थोड़ा सा ग्रेट निकोबार, जैसे ही ग्रेट निकोबार का बात आएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, जो कि ये भी बायोस्फीयर में आता है, आरक्षित क्षेत्र में आता है, वही तो पढ़ रहे हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये साउथ इंडिया का लैंग्वेज है, जो कि केरल व तमिलनाडु का क्षेत्र में पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं अगस्त्या मलाई। क्या बोलते हैं? अगस्त याद रखिएगा, अगस्त लिखिएगा, क्या लिखिएगा? अगस्त लिखिएगा और या मलाई लिख दीजिएगा, तो अगस्त्या मलाई बोलते हैं। तो अगस्त्या मलाई जो है केरल और तमिलनाडु का क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, ये भी आरक्षित क्षेत्र है। अब देखिए कंचनजंगा तो आप जानते हैं सिक्किम का है, तो पूछेगा कंचनजंगा कहाँ है, तो हम बताएंगे सिक्किम में। अब पन्ना जो है क्या है? मध्य प्रदेश में। तो सोचिए टोटल 12 जो है हमारा जयमंडल का आरक्षित क्षेत्र में 12 को शामिल किया है, 12 का नाम आप देख लीजिए, ये पढ़ लिए। सवाल आपसे ज्यादातर पूछता है कि नीलगिरी जो है किस क्षेत्र में फैला हुआ है भारत का, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। मन्नार की खाड़ी तो सिर्फ याद रखिएगा तमिलनाडु में। सुंदरबन पूछे तो पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। अगर पूछे नोकरेक, ये जरूर पूछेगा क्योंकि थोड़ा अलग है और NCERT पूछता है, BPSC वाले के लिए तो पक्का पूछता है। तो नोकरेल रेक बोलते हैं तो मेघालय में है। पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश में है। सिमलीपाल तो उड़ीसा में है। अब देखिए ये भी पूछेगा क्योंकि थोड़ा उटपटांग है। अचानक मार अमरकंटक जो है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का है। और ग्रेट निकोबार जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। अगस्ता मलाई जो है केरल व तमिलनाडु का है। और कंचनजंगा सिक्किम और पन्ना मध्य प्रदेश। तो ये हो गए आपके सुनने का, सिर्फ सुना दिया स्पीड में, लेकिन याद हुआ कि नहीं ये बताइएगा, नहीं तो फिर से हम उसे बाद में जब हम रिपीट करेंगे ना मॉक टेस्ट, स्पेशली खाली सिर्फ मॉक टेस्ट, उस समय बता देंगे। तो चलिए इसमें देखिए, इसमें ऑप्शन है, ये जो क्वेश्चन तीसरा नंबर देख रहे हैं इसमें ऑप्शन होगा जो कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही होगा। 1 2 3 2 3 4 ऐसे करके होंगे जो कि हम बाद में दिखाएंगे। हम इस पर डिटेल पे चर्चा कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इस कथनों में आपको चलिए हम दिखा देते हैं आगे कि ये देखिए इस तरह का ऑप्शन होगा, जो कि आपको आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 2 3 होगा, ठीक है। तो तीनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि तीनों सही होंगे। कैसे? तो चलिए देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो है, राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा जो है विधान से जो है परिभाषित होती है, विधान से परिभाषित होता है। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना वनस्पति जात और प्राणी जात की कुछ विशिष्ट जातियों के संरक्षण के लिए की जाती है। जैसे हम बाघ के लिए हम लोग करते हैं, है ना, बाघ के लिए ध्यान रखिएगा कि वन्यजीव अभयारण्य में जो सीमित मानवीय हस्तक्षेप की अनुमति होती है। तो ये तीनों जो है इंपॉर्टेंट है। सही बात है, मानव सम्मिलित तो होता ही है, ये भी आप जानते हैं। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल इसके बुक से क्या देता है हम और डिटेल लेते हैं।
डी तो आंसर देखिए आप। अब देखिए, राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत की जाती है। तो जैसे ही पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किसके द्वारा होती है, सरकार के द्वारा होती है। और सरकार के द्वारा कौन सा अधिनियम लाया गया था, किसके अंतर्गत रखा जाता है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत रखा जाता है। ठीक है, इसके अंतर की जाती है। जबकि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत की जाती है, जो कि हम 12 जो है आप पढ़ लिए जैव आरक्षित क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो हमारा भारत का 18 में से 12 जो है हमारा क्या है, आरक्षित क्षेत्र है, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और ये जो आप पढ़ रहे हैं तो मैन एंड बायोस्फीयर, जिसको हम मानव और क्या बोलते हैं, मानव और जीव मंडल के अंतर्गत आता है। इसका हिंदी और इंग्लिश में क्या था, MAB, जिसका लिखा हुआ M से मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। किसको, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को। समझ गए, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे। 12 हमारा क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि हम पढ़े। अब इसके बारे में और जान लीजिए। अब देखिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान की सीमा रेखा को परिभाषित किया गया है। तो देखिए, पूछेगा कि राष्ट्रीय उद्यान की जो सीमा रेखा है, बताइए परिभाषित जो किया गया है किस अधिनियम के तहत, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत। वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम है 1972 के तहत, 1972 के तहत क्या किया गया है, राष्ट्रीय उद्यान का सीमा परिभाषित किया गया। तो ये तो सही था, ऑप्शन नंबर 1, जिसे सीमाओं का जो है, जिसे संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से बदला जा सकता है। तो देखिए, ये जो परिभाषित जो किया गया है ये सही है। क्यों, क्योंकि ये विधानसभा द्वारा पारित जो प्रस्ताव के माध्यम से बदल भी सकते हैं। ठीक है, आप जान गए। जैव आरक्षित क्षेत्र की स्थापना जैव विविधता और पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों को समग्र रूप से सुरक्षित करने के लिए की जाती है। सही बात है, जैव विविधता, पेड़ पौधों, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीवों के समग्र के रूप में उसे सुरक्षित रखने के लिए ये जो है राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव ये सब किया जाता है। जरूरी भी है, इंपॉर्टेंट है। जैव आरक्षित क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन के लिए मानव हस्तक्षेप विहीनी प्राकृतिक क्षेत्र है। मतलब विहीनी प्राकृतिक क्षेत्र, मानव हस्तक्षेप विहीनी प्राकृतिक क्षेत्र है। कौन, जैव आरक्षित क्षेत्र। जबकि वन्यजीव अभयारण्य में चराई और गौ पशुओं के आने जाने की जो है सीमित अनुमति है। तो जैसे ही बात किया जाएगा जैव आरक्षित क्षेत्र की, तो ये जान लीजिए कि इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, इसमें रोक टोक है। मानव का हस्तक्षेप अगर हिल गए तो वो समझिए आप उस पर कानूनी है। ठीक है, ये जान लीजिए। लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में क्या है कि नियम तो वही है, जैव आरक्षित जैसा आरक्षित क्षेत्र जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि इसमें चराई और गौ पशुओं को आने जाने की जो है सीमित अनुमति दी गई है आने जाने के लिए। तो आप समझ गए, तो इसमें मानव थोड़ा सा हस्तक्षेप करते हैं, तो ये सही है। ठीक है, किसमें, वन्य जीव अभयारण्य में, याद रखेंगे। लेकिन जैव आरक्षित क्षेत्र में नहीं कर सकते, जिसमें 12 जो है उसमें कोई आरक्षित मानव नहीं कर सकता हस्तक्षेप, 18 में से 12 में। ठीक है, 12 जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं, लेकिन वन्यजीव में कर सकते हैं। देखते नहीं, वन्यजीव अभयारण्य घूमने भी जाते हैं लोग। चौथे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। तो जैसे ही दम्फा टाइगर की बात करेगा हम बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम। समझ रहे हैं मेरी बात, अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1985 ईस्वी में हुई थी, जबकि वर्ष 1994 में इस टाइगर रिजर्व इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मिजोरम राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिए इसमें सवाल कैसे बनेगा, ये तो मैंने पढ़ लिया, अब सवाल कैसे बनेगा। दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मिजोरम राज्य में है। मिजोरम राज्य में जो दम्फा टाइगर रिजर्व है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा वर्ष 1985 में। दम्फा टाइगर रिजर्व क्या है, तो वन्यजीव अभयारण्य है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब वर्ष 1985 में जो स्थापना हुआ दम्फा टाइगर रिजर्व का, ये आप जान गए। अब बताइए वर्ष 1994 की बात करते हैं, 1994 में
में जो है टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। क्या कौन सा हुआ? तो दम्फा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। क्या घोषित हो गया? जो है टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया दम्फा को, जो कि 1994 में। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न है, ठीक है, क्या है? पांचवा प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही बांधवगढ़ की बात आएगी, देखिए बांधवगढ़ और बांदीपुर दोनों में कंफ्यूजन होता है, जिसमें बांदीपुर याद रखिएगा वो जो है आपका कर्नाटक में पड़ता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उस पर चर्चा अभी नहीं करेंगे। तो बांधवगढ़ की बात करते हैं तो ये है एमपी में, मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अब चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे दम्फा टाइगर रिजर्व हम पढ़े, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, बांधवगढ़ के बारे में। तो देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा मध्य प्रदेश राज्य में, ये पढ़ लिए। मध्य प्रदेश राज्य के कौन से जिले में है? उमरिया जिले में है। कहाँ? उमरिया जिले में। तो आपसे अगर जिला भी पूछ दे, बीपीएससी वाले 5 ऑप्शन वाले ध्यान रखिएगा, ये जरूर पूछता है। और रेलवे वाले तो अब याद रखेंगे क्योंकि अब ऑनलाइन है और डीपली पूछेगा, ये मत समझिएगा कि नहीं पूछेगा। आप प्रीवियस ईयर पलट के देख लीजिए, है ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो कौन से जिले में है? तो उमरिया जिले में है। इसकी स्थापना जो है बांधवगढ़ की अगर पूछे तो वर्ष 1968 में हुआ था, मतलब 1968 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1968 में इसे जो है याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। किसे? बांधवगढ़ को। क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया 1968 में, याद रखिएगा। अब देखिए यह मतलब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और ये सवाल पूछता है, क्या पूछता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो मध्य प्रदेश का है राष्ट्रीय उद्यान, उसका नाम बताएं, तो बांधवगढ़ बताइएगा। क्या बताइएगा? बांधवगढ़। बांधवगढ़ जो है याद रखिएगा, यहाँ बाघ अधिक संख्या में पाए जाते हैं, मतलब बांधवगढ़ में बाघ अधिक मात्रा में मिलेगा आपको। यहाँ जो है सफ़ेद बाघ तथा तेंदुआ भी पाया जाता है। तो जैसे ही पूछेगा बांधवगढ़ में कौन सी बाघ पाए जाते हैं? सफ़ेद बाघ पाते हैं। और कौन सा क्या पाया जाता है? तेंदुआ। तो बांधवगढ़ जाइएगा ना तो आपको सफ़ेद बाघ मिलेगा और तेंदुआ मिलेगा। देखिए छठा प्रश्न, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? बता सकते हैं? तो हम बताएंगे कोलकाता में। जैसे ही वनस्पति संग्रहालय की बात होगी और सबसे बड़ा भारत का पूछे तो कोलकाता लगा के चले आएगा। इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय जो है कहाँ है? शिवपुर। शिवपुर में कहाँ? कोलकाता में। कोलकाता में ही शिवपुर पड़ता है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह विश्व के बड़े वनस्पति संग्रहालयों में से एक है। कौन? जो इसका वर्तमान नाम क्या है? तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन जो है, क्या नाम है? वो टैनिक गार्डन। तो वो टैनिक गार्डन नाम है। तो याद रखिएगा वनस्पति संग्रहालय कहाँ है? तो याद रखिएगा शिवपुर में है, कोलकाता में है। कोलकाता कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय है, जो कि इसका नाम जो है वर्तमान में क्या रखा गया है? आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन वो टैनिक गार्डन। आगे चलें, आगे चलते हैं। 7वां प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। तो 7वां प्रश्न है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? तो जैसे ही सरिस्का की बात होगी, रणथंभौर की बात होगी, तो बाघ को टिक लगा दीजिएगा। बाघ के लिए ये जो है क्या है? सुरक्षित स्थान है। चलिए अब पढ़ते हैं। सरिस्का और रणथंभौर बाघ की बात करेंगे तो बाघ के लिए सुरक्षित स्थान तो है ही, हम जानते हैं। ये दोनों जो टाइगर रिजर्व घोषित है, कौन? सरिस्का और रणथंभौर। तो आपसे पूछेगा सरिस्का और रणथंभौर जो है क्या है? तो ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। और रणथंभौर नेशनल पार्क का जो अगर पूछे को रणथंभौर जो नेशनल पार्क है वर्ष 1973 में, जबकि सरिस्का को वर्ष 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, तो इसमें तो समझ गए। मतलब आपसे पूछेगा सरिस्का और रणथंभौर क्या है? तो बाघ सुरक्षित स्थान है। ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, कौन कौन? सरिस्का और रणथंभौर, आप जान लीजिए। अगर पूछे सरिस्का और रणथंभौर जो है ये नेशनल पार्क जो है, नेशनल पार्क को वर्ष जो है कब बना, मतलब किस वर्ष बना? तो याद रखिए वर्ष 1973 में, मतलब टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। जबकि सरिस्का को याद रखिएगा 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, ये आप जान गए। रणथंभौर उद्यान जो है उत्तर के बनास नदी तथा दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है, कौन? रणथंभौर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए सरिस्का और रणथंभौर किस राज्य में पड़ता है भारत का? बताएंगे जरूर, नहीं तो मैं तो आगे बताऊंगा ही। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है? बता सकते हैं? बताइएगा जरूर। तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे। गैंडे के लिए अगर पूछा जाए तो काजीरंगा असम को टिक लगा के आ जाएगा। तो काजीरंगा अभयारण्य है जो कि असम में पड़ता है, जो कि हम इससे जानकारी लेते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है भारत के उत्तर पूर्व राज्य असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सींग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक आवास स्थल भी है। कौन? आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि असम में स्थित है। यहाँ विश्व के 2/3 एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। आप सोचिए, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, जो कि असम में पड़ता है। और ये इसमें पता है कितने एक सींग वाले जो गैंडा पाया जाता है? 2/3 पाया जाता है, ये जान लीजिए। इसे वर्ष 2015 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को। कहाँ है? असम में। और यूनेस्को में कब शामिल किया गया? 2015 में। ठीक है, किसमें? तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किसे? काजीरंगा नेशनल पार्क को। याद हो गया? चलिएगा, 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है? बताइएगा, सदाबहार वन से आच्छादित हुआ है, बताएंगे कौन सा? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट को। क्या बताएंगे? पश्चिमी घाट को। तो पश्चिमी घाट का याद रखेंगे। अब चलिए आगे जानकारी लेते हैं क्या कहना चाहता है। तो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार उन क्षेत्रों में है जहां 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम घाट या एवं पश्चिम घाट शामिल है। तो आपसे जैसे ही पूछेगा कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र का नाम बताइए, कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम को याद रखिएगा, मेघालय में भी 200 सेमी का अधिक वर्षा होती है, असम में भी होता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी होता है और नागालैंड में भी होता है। मणिपुर में भी 200 सेमी से अधिक वर्षा होती है, और मिजोरम में भी होता है और त्रिपुरा में भी होता है और पश्चिमी घाट में भी होता है 200 सेमी से अधिक वर्षा। तो याद रखिएगा, ये भारत के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का विस्तार का क्षेत्र बताया गया है, जो कि आपको इस राज्य में मिलेगा, इस क्षेत्र में मिलेगा। याद रखिएगा, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र में मिलता है, ये आप जान गए। चलिए 10वां प्रश्न की बात करते हैं। 9वां तो हो गया है ना, 9वां हो गया। चलिए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न है कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की अगर हम बात करें तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु में। देखिए, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले की अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। इसे मतलब किसे? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है, टाइगर रिजर्व को याद रखेंगे, वर्ष 2008 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसे? अन्नामलाई को। इसे पूर्व में इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता था। तो इसको अन्नामलाई जो है उसे पूर्व में क्या कहा जाता था? इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य, याद रखिएगा, और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जानते थे। किसे? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को। तो आपसे ये सवाल पूछेगा कि आगे तो सबसे पहले पूछेगा कि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व जो है भारत के कौन से क्षेत्र में है? तो दक्षिण राज्य में है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के कौन से जिले में है? तो कोयम्बटूर जिले में है। कोयम्बटूर जिले में है तो, लेकिन कहाँ पे है? तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है, यह जान गए। अब याद रखिएगा, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को याद रखिएगा, टाइगर रिजर्व घोषित कब किया गया? 2008 में किया गया, ये जान गए। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व का पूर्व में क्या नाम था? तो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य नाम था, और राष्ट्रीय उद्यान, दो नाम थे, रूप में जाने जाते थे, ये जान गए। अब चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो पेरियार टाइगर रिजर्व की अगर बात करेंगे तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर सी, केरल में। ठीक है, पेरियार टाइगर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, केरल लगा देंगे।
अब देखिए, पेरियार टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित केरल राज्य के इडुक्की, याद रखिएगा, इडुक्की कोट्टयम बोला जाता है, कोट्टायम बोलते हैं, कोट्टयम या कोट्टायम कोई दिक्कत नहीं है, और पथनम थिट्टा, याद रखिए, टिट्टा ऐसे बोलते हैं, पथनम टिट्टा और ठिट्टा कोई दिक्कत नहीं है कि है, टिट्टा जिले में स्थित है। इसे वर्ष जो है 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मतलब 1978 में, ठीक है, 1978 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। किसे? पेरियार टाइगर रिजर्व को, जो कि कहाँ है? दक्षिण भारत के पश्चिम घाट में स्थित है। पश्चिम घाट पर स्थित है, तो पश्चिम घाट के कौन से? तो केरल राज्य के इडुक्की, याद रखिए, केरल राज्य के इडुक्की जिले में, कोट्टयम जिले में, या पथनम टिट्टा बोलते हैं, पथनम टिट्टा जिले में स्थित है। कौन? पेरियार टाइगर रिजर्व। सोचिए, केरल के 3 जिलों में ये जो है फैला हुआ है। कौन? पेरियार टाइगर रिजर्व। समझ रहे हैं? इडुक्की जिला तो में फैला हुआ है, कोट्टयम में फैला हुआ है, पथनम टिट्टा में फैला हुआ है, ये सब जिला है केरल का, उसी जिला में फैला हुआ है। और इसको टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1978 में। ठीक है, क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिएगा, 12वां प्रश्न पूछेगा, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है खाली जगह है, राज्य में स्थित है, मतलब किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही मानस की बात करेंगे तो असम को याद रखिएगा। जैसे काजीरंगा हम याद रख लिए असम, उसी तरह मानस को भी याद रखिए कि असम में है। तो असम में है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो देखिए, मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है भारत के उत्तर पूर्व राज्य असम में स्थित है। किधर है? उत्तर पूर्व क्षेत्र में, असम के उत्तर पूर्व क्षेत्र में है। क्या है? मानस वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, भारत के उत्तर पूर्व राज्य के जो है, आप देख लीजिए, तो कौन है? असम है। असम में ही मानस वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि हम पढ़ लिए। अब यह जो है भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित एक बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र है। देखिए, भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है। ठीक है, समझ रहे हैं? भूटान रॉयल मानस नेशनल पार्क के समीप स्थित है, बाघ और हाथी के लिए आरक्षित क्षेत्र है। कौन? मानस वन्यजीव। तो भूटान में भी हिस्सा है, ये भी जान लीजिए, क्षेत्र में फैला हुआ। यह सबसे अधिक जो है जंगली भैंसा पाए जाने के लिए या पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। तो देखिए, पाए जाता है या जंगली भैंसा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है, या जंगली भैंसा के कारण इसे ज़्यादा जाना जाता है। तो ये मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है, अब बाघ एवं हाथी आरक्षित क्षेत्र तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है आपको भैंसा, जंगली भैंसा पाया जाता है। पाए जाने के कारण ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, अच्छा, यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया है किसको? मानस वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि हमारा भारत के कौन से क्षेत्र में है? हमारा राज्य में है, असम राज्य में। समझिए, जंगली भैंसा सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए प्रसिद्ध भी है यूपी। ठीक है, बाघ और हाथी के लिए तो है ही, लेकिन जंगली भैंसा के लिए भी प्रसिद्ध है, ये जरूर याद रखिएगा। गिर वन किस राज्य में स्थित है? तो गिर वन जो है आपको, सॉरी केरल में बोल रहा हूँ, गिर मतलब गुजरात, गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। मैंने ए लगा रहा था, हम क्षमा चाहते हैं, वो ए नहीं था, मेरा बी गुजराती था आंसर, तो गुजरात में। चलिए, तो गिर वन जो है गुजरात राज्य में स्थित है, ये तो हम जान गए। जो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, यही पूछता है कि गिरियाई वन क्यों प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर कहाँ मिलता है? गुजरात के गिर वन में मिलता है। अगर पूछे कि गिर वन जो है वर्ष 1975 में, याद रखिएगा, वर्ष 1975 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। किसको? गिर वन को। कब किया गया राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया? 1975 में। किसको? गिर वन को। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त यह विश्व का एकमात्र स्थान है जहां शेरों को अपने प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखा जा सकता है। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका में तो आपको शेर का तो मिलेगा, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के बाद अगर देखा जाए तो विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जो कि हमारा भारत का गुजरात में गिर वन में, जो कि शेरों के, याद रखिए, शेरों को प्राकृतिक आवास में रहते हुए देखिएगा, एकदम वो खुले, एकदम मतलब कहीं रोड पे है, जहाँ है तहाँ है, आपको मिलेगा। एशियाई शेर सबसे ज़्यादा है कहाँ? गिर वन में। तो ये तो आप जान गए, इसमें कुछ चर्चा हमको नहीं लगता करना चाहिए। लीजिए, बांधवगढ़ आप
पढ़ लिए हैं, बांदीपुर आ गया। अब बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? अब बांदीपुर आया, आप आंसर लगा दीजिए, तो कर्नाटक, मैंने बोला था। ये बांधवगढ़ नहीं लगाइएगा, बांधवगढ़ आता तो हम मध्य प्रदेश लगाएंगे, और बांदीपुर आएगा तो कर्नाटक लगाएंगे। यही दोनों में कन्फ्यूजन बहुत होता है, जो कि आज क्लियर कर लीजिए, ठीक है। देखिए, अब जैसे बांदीपुर पढ़ रहे हैं, तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये हम जानते हैं। कहाँ है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, जहाँ रेड हेडेड गिद्ध, चीतल और वाइसन, बृहद वाइसन बोलते हैं, और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक राज्य में। और कर्नाटक राज्य में कौन कौन से जो है जीव पाए जाते हैं? तो रेड हेडेड गिद्ध, चीतल, बृहद वाइसन और भारतीय हाथी पाए जाते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान को, याद रखिएगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। किसे? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को जो है, याद रखिएगा, वर्ष 1973 में, मतलब 1973 में बाघ परियोजना के अंतर्गत बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब चलिए 15वां प्रश्न है कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व की बात होगी तो हम ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिण भाग में गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। कौन? सुंदरबन टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम बंगाल में है, जो कि गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। तो सोच लीजिए कि राष्ट्रीय उद्यान तो है ही सुंदरबन टाइगर रिजर्व, ऊपर से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो कि हम 12 में जो है 18 में से 12 में जो शामिल है, उसमें से सुंदरबन आप पढ़ चुके हैं, है ना, बता चुका हूँ। शुरू से अगर देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, और यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा भी करता है। कौन? सुंदरबन टाइगर रिजर्व। ये भी आपको याद कर लेना है। देखिए, 16वां प्रश्न है कि मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में है। तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य जैसे ही होगा महाराष्ट्र लगा दिएगा, मे से मेला, मे से महाराष्ट्र, ऐसे याद रखिएगा। देखिए, मेलाघाट बाघ अभयारण्य जो है महाराष्ट्र राज्य में तो है ही, महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसे याद रखिएगा 1973 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो याद रखिए, मेला जो घाट बाघ अभयारण्य जो है महाराष्ट्र में, जो अमरावती जिले में है, वो याद रखिएगा 1973 ईस्वी में इसे स्थापित किया गया था, मेलाघाट बाघ अभयारण्य को, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी में ताप्ती नदी और गाविलगढ़ पहाड़ियाँ इसकी सीमा बनाती है। तो किसकी सीमा बनाती है? मेलाघाट बाघ अभयारण्य का, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में, एमएच में। तो याद रखिए, सतपुड़ा के जो श्रेणी है, सतपुड़ा के श्रेणी में जो ताप्ती नदी है और जो है गाविलगढ़ पहाड़ी है, इसकी जो है सीमा बनाती है, इसके साथ जो है सीमा बनाती है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है, ठीक है। अब 17वां प्रश्न है कि दांडेली वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में है। तो जैसे ही दांडेली की बात करेगा, वन्य जीव अभयारण्य की बात करेगा, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। अब दांडेली वन्य जीव अभयारण्य जो है कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है। इस अभयारण्य को वर्ष 2008 में अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिलाकर अंशी याद रखिए, अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। अब सोच लीजिए, इसमें एक सवाल कैसे बनेगा, पूछेगा दांडेली वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य के कौन से जिले में है? तो उत्तरी कन्नड़ जिले में स्थित है, ये आप जान गए। इस अभयारण्य को याद रखिए, किसको? दांडेली वन्य जीव अभयारण्य को 2008 में, वर्ष 2008 में क्या हुआ? अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिला दिया गया। और जैसे ही अंशी राष्ट्रीय उद्यान के साथ मिला तो अंशी दांडेली बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हो गया, ये जान गए। चलिए 18वां प्रश्न, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा की बात करेंगे तो हम बता देंगे ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम। देखिए, काजीरंगा आश्रम है और कंचनजंगा सिक्किम,
ऐसे याद रख लीजिएगा। तो सिक्किम में कंचनजंगा है। अब चलिए थोड़ी जानकारी इसकी भी लेते हैं। तो जैसे ही कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात होगा तो हम बताएंगे कि जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व? कंचनजंगा को, जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है, जो कि कहाँ है? सिक्किम राज्य में अवस्थित है। मतलब स्थित है। कस्तूरी मृग मतलब कस्तूरी मृग मतलब मोर, ठीक है। हिम तेंदुआ, हिमालयन ताहर, ठीक है, ताहर आदि जो है इसी वन्यजीव अभयारण्य में निवास करते हैं। कौन से? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान में, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में, याद रखिएगा। तो हिम तेंदुआ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कस्तूरी मृग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हिमालयन ताहर जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि यहाँ मिलते हैं, जीव हैं ये सब। अब चलिए 19वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 19वां प्रश्न में देखिए कि दुधवा राष्ट्र जो है टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो जैसे ही दुधवा टाइगर रिजर्व की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश लगाइएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में है और ये हम बहुत बार पढ़े हैं, इसलिए थोड़े से ऊपर चलेंगे। तो दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश राज्य के खीरी जनपद में स्थित है। कहाँ है? खीरी जनपद में स्थित है, जिसे याद रखिएगा 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। कब? तो 1987 में स्थापित किया गया था, 1987 ईस्वी में स्थापित किया गया था। किसको? दुधवा टाइगर रिजर्व को, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है, जो कि खीरी जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश के कौन से? खीरी जनपद में स्थित है, ठीक है। डेट पूछे तो 1987 बता दीजिएगा, स्थापित किया गया था। याद रखिए दुधवा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहिए, दुधवा टाइगर रिजर्व कहिए, यह नेपाल के साथ उत्तर पूर्वी सीमा बनाता है, ठीक है, नेपाल के साथ भी सीमा बनाता है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है, दुधवा राष्ट्रीय रिजर्व, याद रखिएगा। चलिए देखिए 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको भारत का पारिस्थितिक तप्त स्थल, याद रखिएगा, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट, याद रखिएगा, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? पता है, पश्चिमी घाट को ही हॉट स्पॉट कहा जाता है, इकोलॉजिकल हॉट स्पॉट कहा जाता है, मतलब पारिस्थितिकी तप्त स्थल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? चलिए जानकारी लेते हैं। तो देखिए पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में? पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन में आप देखे होंगे पूर्वी घाट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा पूर्वी हिमालय है। तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉट स्पॉट हैं। अगर मान लीजिए पश्चिमी घाट ना आए, पूर्वी हिमालय आ जाए तो आप लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा हॉट स्पॉट में ये आता है। अब पश्चिमी जो घाट को भारत का पारिस्थितिक तत्व स्थल कहा जाता है, इकोलॉजिकल जो है हॉट स्पॉट कहते हैं, ये जान गए। चलिएगा 21 क्वेश्चन नंबर कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो जैसे ही दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो जम्मू कश्मीर लगा के चलाइएगा, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। अब दाची गामा की बात हो रही है तो चलिए पढ़ते हैं। तो दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। यह मतलब कौन? दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां कश्मीरी जो है क्या बोलते हैं, कश्मीरी स्टैग, याद रखिएगा, स्टैग मतलब हंगूल पाए जाते हैं। अति जो है संकटग्रस्ती श्रेणी का जीव है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, ये बहुत ही धीरे धीरे ये इंड हो रहा है, ये समझ चाहिए। तो आपसे यही पूछेगा कि हंगूल जो होता है वो होता है कश्मीरी स्टैग बोलते हैं, स्टैग भी बोला जाता है। हंगूल जो है आप याद रखिएगा IUSN जो है कि लाल सूची मतलब रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये जो है ये बताता है कि कौन से जो है जीव जो है लापता हो रहे हैं, कौन से जीव जो हैं आपका खत्म हो रहा है, उसे बचाइए, सुरक्षित कीजिए, ये बताया जा रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ें। इसी के तहत पता चलता है, जैसे ये जो आ गया ना IUCN, इसके तहत जो है आपको वो लाल सूची रेड लिस्ट में नाम आता है कि कौन सा जानवर लुप्त हो रहा है, ये जानकारी आपको रखना होगा, पता रखिए। अब उसको कैसे बचाइएगा, चलिए तैयार हो जाइए, सरकार को इंडिकेट किया जाता है।
22 क्वेश्चन नंबर है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो हम बताएंगे मध्य प्रदेश में, एमपी में है। तो कहाँ है, एमपी में हमारा जो है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखिए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान अगर बात करें तो मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना एवं छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, एमपी में, हम जानेंगे मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश के बताइएगा पन्ना एवं छतरपुर जिले, पन्ना तो पन्ना है, पन्ना जिला भी है और छतरपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल है। कौन, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। साथ ही यह एक टाइगर रिजर्व भी है। कौन, पन्ना, जो कि आप पढ़े हैं, शुरू में ही पढ़ा चुके हैं। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है टाइगर रिजर्व भी घोषित हो चुका है और ये विश्व विरासत स्थलों में शामिल है और यूनेस्को की जो है विश्व विरासत में शामिल किया गया था। ये आप जानते हैं, बहुत अच्छे से शामिल है। चलिएगा 23वां प्रश्न की बात करें 23, तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है, बता सकते हैं। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर बी 10 है। कितना है, 10 है, 10 है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्रों की संख्या पूछे तो हम बताएंगे 10। चलिए भारत में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, 10। और 10 का नाम हम याद रखते हैं। तो जैसे ही जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या पूछे तो सबसे पहले आता है ट्रांस हिमालय, दूसरा आता है हिमालय क्षेत्र, तीसरा आता है मरुस्थल, चौथा आता है अर्धशुष्क, पांचवा आता है पश्चिम घाट, छठा आता है दक्कन प्रायद्वीप और सातवां गंगा का मैदान, आठवां उत्तरी पूर्वी भारत और नौवां द्वीप आते हैं और 10वां तटीय प्रदेश आते हैं। तो आपसे ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या पूछता है कि भारत में जो देख रहे हैं जैविक भौगोलिक क्षेत्र, उसकी संख्या हमारा 10 है, ये पूछता है। अब 10 में अगर पूछे कौन कौन आता है तो सबसे पहले हम लगाएंगे ट्रांस हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय आएगा, उसके बाद हिमालय क्षेत्र याद रख लीजिएगा। हिमालय क्षेत्र जैसे ही आएगा तो आपको मरुस्थल को याद कर लेना होगा, मरुस्थल याद रखिएगा। उसके बाद अर्धशुष्क याद रखेंगे, थोड़ा शुष्क में आ जाइएगा। उसके बाद पश्चिमी घाट पे आ जाइए, घाट के बाद आइएगा ना तो दक्कन प्रायद्वीप क्षेत्र में चले जाइएगा। तो ये भी आपको भौगोलिक क्षेत्र में आता है 10 संख्या में से, 6ठे नंबर पे। और गंगा का मैदान तो भाई 7वें नंबर पे आता है, 8वां में उत्तरी पूर्वी भारत आता है और 9वां में द्वीप आता है और 10वां में तटीय प्रदेश आता है। याद रखिएगा, तटीय प्रदेश मतलब समुद्र का किनारे वाला क्षेत्र को बोलते हैं तटीय प्रदेश। द्वीप तो आप जान ही रहे हैं कि बीच के समुद्र के बीच में कोई भी हिस्सा, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो वो भी है, याद रखिएगा। लक्षद्वीप द्वीप समूह है, तो ये सब याद रखिएगा। और उत्तर पूर्वी भारत को अगर देख लें, गंगा के मैदान को देखें, दक्कन प्रायद्वीप को देखें, पश्चिम घाट को देखें, तो ये सब जो है भौगोलिक जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या में है और जो कि 10 है भारत का। याद रखिए, भारत में पूछता है, भारत में पूछता रहा है कि जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या कितनी है, 10। तो 10 का मैंने बता दिया है, कोशिश किया है कि बता दिया है, आप समझ गए हो तो अच्छी बात है। चलिए 24वां प्रश्न है, थोड़े से पेज टेढ़े हो गए। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरन, ठीक है, सॉन्ग डियर की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। इस हिरन को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, बारहसिंगा के रूप में जाना जाता है। तो जैसे ही कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदलीय हिरन पूछे कि दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों की संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है, इस हिरन को किस नाम से जाना जाता है, तो बारहसिंगा के नाम से जाना जाता है, जो कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में आपको मिलेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी विलुप्त होने की स्थिति है, उसको सुरक्षित करने की बात की जा रही है। किसकी, बारहसिंगा को बचाने की बात कही जा रही है। अब चलिए इसमें पढ़ते हैं। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जैसे पन्ना था उसी तरह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका मध्य प्रदेश में राज्य में स्थित है। जो दलदलीय हिरन की दुर्लभ, याद रखिए, दलदलीय हिरन की बात करते हैं कि दुर्लभ और लगभग विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को संरक्षित करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो विलुप्त हो चुका है ना, उसको बचाने की बात हो रही है और इसको सुरक्षित रखने वाली ये कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि मध्य प्रदेश में है, जिसे बारहसिंगा के आवास के रूप में भी जाना जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, एक पुस्तक है जिसमें जो है, याद रखिएगा, आगे पुस्तक बाद में, अगर इनका नाम याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग
की प्रसिद्ध पुस्तक है। रूडयार्ड जो किपलिंग हैं उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, वो पुस्तक और या पुस्तक कहिए या धारावाहिक कहिए, पुस्तक और या धारावाहिक कहिए, जंगल बुक की प्रेरणा इसी उद्यान से प्रेरित हुआ है। मतलब जंगल बुक जो लिखाया गया है वो लिखे हैं रूडयार्ड किपलिंग, जो कि आपका जो पुस्तक लिखा गया और उसी पुस्तक या जो सीरियल आप देखते हैं धारावाहिक वो है, इसी से प्रेरणा लिया गया है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर, जैव मंडल यानी कि जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित रहती है। इस जीवन आधारित तंत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो परितंत्र कहते हैं, पारितंत्र ऐसे बोलते हैं, पारितंत्र बोलते हैं, तो पारितंत्र होते हैं। अब सही बात है, जैव मंडल के सभी जीवित जो जातियां हैं जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर परस्पर संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं तभी उसी चीज को हम कहते हैं पारितंत्र। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैव मंडल में सभी जीवित जाति जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंध रहती है, संबंधित रहता है, संबंध रखता है। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं, जिसे इकोसिस्टम कहते हैं। तो आपको वहाँ पे परितंत्र की जगह पे इकोसिस्टम दे दे तो आंसर लगा के चलाइएगा। पारितंत्र मतलब इकोसिस्टम का आकार एक छोटे तालाब से लेकर लाखों एकड़ में विस्तृत अमेजन वर्षा वन तक हो सकता है, जिसे ब्राजील में जो अमेजन वर्षा वन है वहाँ तक हो सकता है। सोच रहे हैं, मतलब एक छोटे तालाब से लेके लाखों करोड़ों तक हो सकता है। तो ये इकोसिस्टम ही जो है एक दूसरे से जोड़े हुए हैं, समझ गए, उसी को पारितंत्र कहते हैं। चलेंगे 26 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर। देखिए आपका टोटल ये 52 क्वेश्चन नंबर है, जो कि मैं चाहता हूँ कि एक ही बार टॉपिक खत्म हो जाए, देरी ना लगे, बस आप तैयारी में देर ना करें। 26 क्वेश्चन नंबर है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। तो देखिए भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार जो है नेपाल में तो है ही, ये भी जान लीजिए। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी नेपाल का है, नेपाल में कुछ हिस्से में जाता है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि बिहार का है आप जानते हैं। लेकिन आप बताइए कि ये जो है नेपाल में जो जाता है वो बताइए। तो हम बताएंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए नेपाल में जो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। मतलब नेपाल में जो चितवन राष्ट्रीय उद्यान है वो भारत में आके वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है, नाम बदल जाता है। तो ये जो विस्तार किसका है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान ही का तो है। नेपाल में जो चितवन जो राष्ट्रीय उद्यान है उसी का विस्तार तो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। ये याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। नेपाल में चितवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के बिहार राज्य में स्थित वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। मतलब नेपाल में चितवन है, ठीक है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान है, और जैसे ही बिहार में आएगा मतलब भारत में आएगा तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बिहार में है, याद रखिएगा। अब इसका जो वर्ग किमी पूछे अगर तो आप बताइएगा 932 वर्ग किमी में विस्तृत है। कौन, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। भारत में अगर पूछ रहा है, आपका विस्तार पूछ रहा है तो 932 वर्ग किमी में है। इसकी स्थापना अगर पूछे तो हम बताएंगे 1973 ईस्वी में हुई थी। किसकी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की। तथा 1984 में मतलब 1984 ईस्वी में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था, जो है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1973 में, और इसको यूनेस्को में सम्मिलित कब किया गया था, विश्व विरासत में सम्मिलित कब किया गया था, तो 1984 में। तो दोनों का डेट बहुत अलग होता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो विरासत में सम्मिलित होने के लिए 1984 याद रखेंगे, और अगर स्थापना की बात करें 1973 में करेंगे। और इसका कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो हम बताएंगे 932 वर्ग किमी में फैला हुआ है। ये नेपाल में वाल्मीकि जो राष्ट्रीय उद्यान है किस नाम से जाना जाता है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान से जाना जाता है, ऐसे याद कर लेंगे, है ना। चलिएगा 27 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में जंगली गधा वाइल्ड एस कहाँ पाए जाते हैं। तो जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी कच्छ के रन में, कच्छ का रन कहिए या कच्छ के रन में पाए जाते हैं, ये जान लीजिए। चलिए इससे हम पढ़ते हैं कहाँ मिलता है। तो कच्छ का रण भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के उत्तर तथा पूर्वी भाग में विस्तृत एक वन्य जीव अभयारण्य है, जहां जंगली गधा पाया जाता है।
जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जंगली गधा पाया जाता है। इसे खच्चर भी कहा जाता है, जंगली गधा को खच्चर भी कहते हैं। यह जीव जो है IUCN की संकटप्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। मतलब जो जंगली गधा है, जो जंगली गधा को खच्चर जो कहते हैं, वो जो है IUCN जो होता है, ये IUCN जो होता है ना, ये बताता है कि ये मतलब लुप्त होने वाला है, इसका जो है प्रजाति खत्म हो रहा है, इसका वंशज खत्म होने वाला है, ये बता रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये खत्म हो रहा है। तो यही कहने का मतलब है। तो इसके तहत जैसे ही पूछे तो समझ जाइए कि खच्चर भी लुप्त होने वाला है, ठीक है। जैसे कश्मीर का जो है हंगूल जो है लुप्त होने वाला, वो भी IUCN के तहत बताया गया है, ठीक है, सूचीबद्ध किया गया है कि ये भी खतरे में है, रेड लिस्ट में है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो कच्छ के रण का जो है कहाँ, गुजरात में पड़ता है, जो कि हम जानते हैं। प्रश्न 28वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जोड़ी सही है। इसमें थोड़ा सा धुंधला है, लेकिन थोड़ा मैनेज करिएगा। तो निम्न में कौन सी जोड़ी सही है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर राजस्थान। सरिस्का भी होता तो राजस्थान ही होता, जो कि मैंने ये सवाल पूछा था ना कि रणथंभौर या सरिस्का कहाँ पड़ता है, किस राज्य में भारत का, तो राजस्थान में, जो कि आपको क्लियर है, ये सही है। अब चलिए पढ़ते हैं कि कैसे सही है। तो मैंने ऐसे तो आपको इसमें पता चल गया होगा। जैसे देखिए, बांदीपुर कर्नाटक में पड़ता है, जो कि हम बताए थे। रणथंभौर राजस्थान में है। मानस क्या है, असम में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। ये सब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको तो हमको लगता है बता दिए होंगे। अब चलिए, राजस्थान के सवाई माधोपुर, याद रखिए माधोपुर, ऐसे माधोपुर बोला जाता है, ऐसे माधेपुर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो है कितने वर्ग किमी में है, 392 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है, ठीक है। तो जैसे ही पूछे राष्ट्रीय रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हम बताएंगे ये है राजस्थान में। राजस्थान के कौन से जिले में है, तो माधेपुर जिले में, सवाई माधेपुर जिले में है। इसकी अगर वर्ग किमी पूछे तो 392 बताइएगा, 392 बताएंगे, जो कि वर्ग किमी में क्षेत्र में विस्तृत है, क्षेत्रफल में विस्तृत है। इसकी स्थापना अगर पूछे रणथंभौर का, तो याद रखिएगा 1955 में किया गया था। 1955 में, मतलब 1955 में ही जो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई। और इसे वर्ष याद रखिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। तो वर्ष 1973 मतलब 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था, किसे, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर हो गया। प्रोजेक्ट टाइगर मतलब बाघ परियोजना के अंतर्गत। 29 क्वेश्चन नंबर है कि उड़ीसा राज्य में स्थित सिमलीपाल प्रसिद्ध है, क्यों है। सिमलीपाल जो आप देख रहे हैं उड़ीसा में है, क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, इसलिए। चलिए अब जान लेते हैं सिमलीपाल के बारे में, आया है बहुत देर के बाद, तो पढ़ लेते हैं। सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा के, याद रखिए, मयूरभंज जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, मयूरभंज जिले में, मयूरभंज जिले में, जो कि बाघ आरक्षित क्षेत्र और राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। तो सिमलीपाल जो है सबसे पहले कहाँ है, उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से जिले में, मयूरभंज जिले में। मयूरभंज जिले में है, तो ये क्या है, आरक्षित क्षेत्र, बाघ आरक्षित क्षेत्र है। बाघ आरक्षित क्षेत्र है तो राष्ट्रीय उद्यान भी है, मतलब बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, प्रसिद्ध है, ठीक है। अब जैसे सिमलीपाल की अगर बात करें तो क्यों है भाई, तो घने वनों, झरनों के लिए एवं पहाड़ियों से जो है समृद्ध इस अभ्यारण्य में, याद रखिएगा, सोचिए घने वन हैं, झरने हैं, पहाड़ियाँ, ये समृद्ध है, कौन, सिमलीपाल। अब इसमें जानवर अगर पूछे तो बाघ, हिरन और हाथी और अन्य बहुत से जीव जो है, जीव जंतु पाए जाते हैं, कहाँ, सिमलीपाल में। सिमलीपाल में उड़ीसा, जिसमें सबसे मुख्य जानवर बाघ है, आपका हिरन है, हाथी है, जो कि आप सिमलीपाल जब जाइएगा, उड़ीसा जाइएगा तो घूमिएगा, और उड़ीसा के कौन से जिले में, मयूरभंज जिले में जाइए, आपको ये मिलेगा। देखिए ये जो 30वां प्रश्न है, याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से वे राज्य कौन से हैं जिनमें अगस्त मलाई बोलते हैं जीव मंडल विस्तृत है। अगस्त्य मलाई बोला जाता है, ठीक है। तो रिजर्व कहाँ स्थित है, तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, केरल और तमिलनाडु में। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, तो केरल और तमिलनाडु का हिस्सा है, ये जान लीजिए। आगे चलते हैं, अगस्त्य मलाई, ठीक है, अगस्त्य मलाई जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जो केरल तथा तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है। इसकी स्थापना अगर पूछे, अगस्त्य मलाई जो जीव मंडल है, आरक्षित जो क्षेत्र है, उसकी स्थापना वर्ष पूछे तो 2001 में की गई।
कब की गई? 2001 में की गई। इसका विस्तार अगर पूछे, अगस्ता मलाई का अगर आपका विस्तार पूछे तो केरल में पूछे तो केरल में याद रखिएगा 1828 वर्ग किमी में है, मतलब 1828 है वर्ग किमी में फैला हुआ है केरल में। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में पूछे कितने वर्ग किमी में फैला हुआ है? कौन? अगस्ता मलाई। तो याद रखिएगा ये है 1672, मतलब 1672 वर्ग किमी में फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा केरल के हिस्से में फैला हुआ है, फिर तब तमिलनाडु के हिस्से में फैला हुआ है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। वर्ष 2016 में इसे यूनेस्को की जीव मंडल सूची में शामिल किया गया। किसे? अगस्त्य मलाई को, जो कि केरल और तमिलनाडु में पड़ता है, और इसे वर्ष 2001 में जो है क्या किया गया है? स्थापना किया गया है। और जो कि इसका विस्तार अगर पूछे तो केरल में सबसे ज़्यादा है, जो कि 828 वर्ग किमी में है, और तमिलनाडु में फिर है आपका तमिलनाडु में फैला हुआ है, जो कि 1672 वर्ग किमी में है। और वर्ष 2016 में क्या हुआ? यूनेस्को में इसे जीव मंडल की सूची में शामिल कर दिया गया आरक्षित क्षेत्र को। 31वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? बताइएगा, कहाँ किया गया था? ये समझ जाइए, किया गया बोल दिए तो क्या हो गया? किया गया था, किया गया है नहीं बोला, किया गया था। बताइएगा, तो याद रखेंगे नीलगिरी, ऑप्शन नंबर सी। समझ गए? तो आप जान लीजिए भारत में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो नीलगिरी में, जो कि आपको केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक सभी में आ जाता है ये, जो कि हम शुरू में ही पढ़ चुके हैं। चलिए आगे पढ़ लेते हैं और भी पढ़ लेते हैं। तो देखिए भारत का पहला जो बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी है, इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1986 में बताइएगा, मतलब 1986 में, ठीक है, की गई है। यह कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में विस्तृत है, जो कि हम बोल चुके हैं। तो स्थापना सिर्फ याद रखिएगा 1986 में हुआ है। पहला बायोस्फीयर रिजर्व है नीलगिरी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 32वां प्रश्न है कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। अब चलिए जानकारी लेते हैं। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर जिले में स्थित है। वर्ष 1982 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया है। तो जैसे ही पूछे कांगेर राष्ट्रीय जो है उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में? बस्तर जिले में। बस्तर जिले में है। तो कांगेर राष्ट्रीय जो उद्यान है उसकी अगर पूछे वर्ष तो 1982 बताइएगा। 82 में इसे क्या किया गया है? राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। किसे? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को, जो कि आपको छत्तीसगढ़ में है। ये हो गया। 33वां प्रश्न है कि सुल्तानपुर पश्चिम बिहार किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ही सुल्तानपुर पश्चिम बिहार की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा को टिक लगा के आ जाएंगे। तो जैसे ही सुल्तानपुर पश्चिम बिहार पूछे कि किस राज्य में स्थित है, तो हरियाणा में। अब चलिए इसके बारे में पढ़ लीजिए। सुल्तानपुर पश्चिम बिहार हरियाणा राज्य में स्थित है। यहाँ प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी भी आते हैं। प्रवासी पक्षी मतलब जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे गांधी जी हमारे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, तो प्रवासी दिवस हम लोग मनाते हैं कि नहीं? उसी तरह पक्षी भी दूसरे देश से हमारे देश में आ जाता है, उस यहाँ पे प्रवासी पक्षी आपको मिलेंगे। इसलिए सुल्तानपुर पश्चिम बिहार जो है हरियाणा में है, और यहाँ पे प्रवासी पक्षी आपको ज़्यादा दिखेगा। यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। सिंपल चलेगा। 34वां प्रश्न है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी वन्य जीव अभयारण्य। देखिए कानूनी रूप से आरक्षित है। अगर आपसे पूछे अपने प्राकृतिक प्रवेश में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित है, तो ये है वन्य जीव अभयारण्य, जो कि सरकार द्वारा ये जो है किया गया है। आप जान गए, ठीक है। तो बायोस्फीयर जो रिजर्व है ये तो हम जानते हैं, इसमें जो है सरकार भी इन्वॉल्व नहीं होती, इसमें दूर रखा जाता है, ये बनाया गया ही है, ठीक है। और लेकिन वन्यजीव अभयारण्य में ये कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। चलिएगा आगे, वो सब बायोस्फीयर को छोड़िए, वो सब तो चर्चा बाद में किया जाएगा, जो कि हम कर चुके हैं शुरू में, तो उस पर कन्फ्यूजन नहीं करना है। चलिए, तो वन्यजीव अभयारण्य जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं, प्राकृतिक आवास के रूप में वन्य जीवन के लिए कानूनी रूप से आरक्षित क्षेत्र है वन्यजीव अभयारण्य, जिसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहते हैं। इसका केंद्रीय क्षेत्र जो है कोर जोन मतलब राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है वन्यजीव अभयारण्य को, ठीक है। इन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 द्वारा अधिसूचित किया जाता है, किसी वन्यजीव अभयारण्य को, जो कि सरकार के द्वारा, जो कि हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में भी, समझ गए।
चलिएगा, ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना होगा क्योंकि ये ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना होगा। तो 35वां प्रश्न का जवाब देंगे तो आप बताइए, जैसे देखिए गिर, याद कीजिए ना, गिर कहाँ है? गुजरात में। ऐसे ही कीजिए सुमृत। भरतपुर वर्ल्ड सेंचुरी, तो भरतपुर के बाद आएगा तो हम अपने राजस्थान को टिक लगा देंगे। ठीक है, तो ए का तो 4 है, तो ए का 4 कहाँ है? ये है, इसी में तो है, तो ऑप्शन नंबर बी ही तो सही होगा। बांधवगढ़, तो मैंने बोला था बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, बांदीपुर कर्नाटक, याद करवाया था ना। काजीरंगा असम, तो ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा सही। चलिए अब जान लेते हैं, देख लेते हैं, सही बोले? हाँ एकदम सही। देखिए गिरवन गुजरात, भरतपुर पश्चिम बिहार राजस्थान, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। याद हुआ कि नहीं? याद हो गया होगा। चलिएगा 36वां प्रश्न की बात करते हैं। 36वां प्रश्न है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना कौन सी थी? बताइएगा कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी बोला जाता है, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके थे, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में फैला हुआ है। चलिए फिर से पढ़ लेते हैं इसको। देखिए नीलगिरी जो है जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र भारत का पहला बायोस्फीयर क्षेत्र है, ये हम पढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। निम्नलिखित जो है अन्य क्षेत्रों को बायोस्फीयर घोषित होने का वर्ष दिया हुआ है। एक तरफ क्षेत्र है, एक तरफ वर्ष है। तो जैसे नीलगिरी का तो हम पढ़े थे 1986, जो कि हम कहाँ कहाँ फैला हुआ है? तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। सुंदरवन जो कि पश्चिम बंगाल में, ये भी बायोस्फीयर है, जो कि कब इसकी मतलब डेट बताइए घोषित किया गया था? तो 1989 में किया गया था, मतलब 1989 में किया गया है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, जो कि हम पढ़ते हैं कहाँ? 1988 में, 1988 में मतलब 1988 में, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे मन्नार, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में पड़ा था, जो कि हम पढ़ चुके हैं ऊपर, तो ये भी 1989 में, जो कि सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी का जो है अगर पूछे घोषित किया गया था, दोनों एक ही समय में था 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिएगा आपसे पूछे 36वां प्रश्न। 36वां प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? बता सकते हैं मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क जो है किस लिए महत्वपूर्ण है? तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी तेंदुआ और चीतल के लिए, जो कि हम इसके बारे में ही शुरू में पढ़े थे, लेकिन चलिए फिर से दोहरा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या है? माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो कि हम पढ़े थे। ठीक है, यह तेंदुआ और चीतल के लिए प्रसिद्ध है। यह आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है। कौन? ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा, आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर स्थित है, जिसमें जाइए तेंदुआ और चीतल आपको मिलेगा। ठीक है, चलेंगे थोड़े से स्मॉल कर दूं, स्मॉल कर देता हूं। देखिए 38वां प्रश्न की बात करते हैं। 38वां प्रश्न की बात करें तो देखिए वन्य प्राणी अधिनियम 1972 के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जो है सत्य है? बताइएगा कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है आपसे। तो 38वां प्रश्न का आप देख चुके हैं, ए और बी दोनों होंगे। कैसे? तो देखिए यह अधिनियम वन्य प्राणियों के संरक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। दूसरा बी, इस अधिनियम से नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, ये अधिनियम के तहत। चलिए कैसे जान लेते हैं, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो भारत में वर्ष 1972 में वन्य जीव प्राणी अधिनियम लागू हुआ। कब हुआ? 1972 में। क्या हुआ? वन्य जीव प्राणी अधिनियम लागू हुआ, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। तो रूपरेखा तैयार किया जाता है कौन सा अधिनियम? वर्ष 1972 के हिसाब से। ठीक है, वन्य प्राणी अधिनियम के तहत। ठीक है, इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य थे। किसका? वन्यजीव प्राणी अधिनियम जो 1972 है, उसका 2 मुख्य उद्देश्य थे। क्या उद्देश्य थे? तो जान लीजिए। अधिनियम के तहत जो है अनुसूची में सूचीबद्ध संकटपन्न प्रजाति, मतलब जो लुप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसकी सुरक्षा प्रदान करना। नेशनल पार्क तथा पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी मान्यता प्रदान देना, ये जो है 2 ज़्यादा माना गया है। सही बात है, लुप्त हो रहे हैं, उसको बचाना है।
जो प्रजाति हो रहे हैं जीव जंतु जो लुप्त है उसे बचाना है, और नेशनल पार्क एवं पशु विहार को संरक्षित करने के लिए एक कानून जरूरी था, जो कि ये भी सही है, तो ये भी सही था। चलिएगा 39वां प्रश्न है, ठीक है। अब इस पे थोड़ा सा जो पढ़ चुके हैं उस पे हम थोड़ा फास्ट चलेंगे, है ना। जैसे देखिए 39 क्वेश्चन है कि दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है। तो जैसे ही दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, हंगुल या काश्मीरी स्टैग बोलते हैं, जो कि लुप्त हो रहा है, संकट हो रहा है, संकट में जा रहा है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए दाची गामा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है 1981 में हुआ, मतलब 1981 में जम्मू कश्मीर में की गई है। कहाँ की गई? जम्मू कश्मीर में। तो दाची गामा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में। यह श्रीनगर कहाँ है? श्रीनगर से 22 किमी दूर पूरब में स्थित है। कौन? दाची गामा। यहाँ जो है दाची गामा में कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियो, ठीक है, येलो थ्रोटेड मार्टन यानी मार्टन वैसे बोलते हैं, पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग आपको कहाँ मिलेगा? दाची गामा में मिलेगा। गोल्डन ओरियोल ये भी आपको दाची गामा में मिलेगा। लेकिन यह हंगुल जो है काश्मीरी स्टैग बोलते हैं के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन? दाची गामा, ठीक है। हंगुल जो है लाल हिरन की एक उप प्रजाति होती है। लाल हिरन जो दिखेगा ना वो है दाची गामा में मिलेगा। लाल हिरन को ही हंगुल कहते हैं या काश्मीरी स्टैग कहते हैं। यह जो है IUCN की रेड डाटा बुक में अति संकटग्रस्त सूची में शामिल किया गया है, क्योंकि ये जो हंगुल जो लाल हिरन है वो लुप्त हो रहा है, संकटग्रस्त है। तो इसके तहत जो है रेड बुक में घोषित की जाती है, इसे जोड़ा जाता है कि भाई गड़बड़ हो रहा है, बचाइए, नहीं तो हानि हो जाएगा, लुप्त नहीं होना चाहिए। चलेंगे 40वां प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के बताइएगा निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है। अब लीजिए जनपद की बात करेंगे और उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, तो खीरी का नाम पढ़े थे, तो खीरी है तो इसी में, तो पूरा पढ़ लीजिए लखीमपुर खीरी में। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए चलेगा। 40वां प्रश्न का चलेंगे। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के, याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी जिले में भारत नेपाल सीमा पर स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1 जनवरी 1977 मतलब 1977 को की गई थी। किसका? ये दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का, ठीक है। यह उत्तर प्रदेश राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कब स्थापना हुआ? तो 1 फरवरी 1977 में। कहाँ? तो खमीरपुर खीरी जिले में, उत्तर प्रदेश के। ये आप जान गए। आपसे पूछेगा कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में विश्व के लगभग आधे बारहसिंगा पाए जाते हैं। कितने? आधे बारहसिंगा पाए जाते हैं आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। यह भारत का एकमात्र स्थान है जहां बाघ और राइनो जो है एक साथ देखे जा सकते हैं। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान घूमिए, उसमें बाघ और राइनो एक साथ दिखेंगे आपको। देखिए 41 क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो 41 क्वेश्चन नंबर है थोड़ा सा क्या है कि मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है बता देते हैं। देखिए यहाँ पे 41 क्वेश्चन नंबर है कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है। तो जैसे ही वन्यजीव अगर अभयारण्य की बात करें और संख्या पूछे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आपका बहुत सारा है जो कि हम बताएंगे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी दिया है ये सही नहीं दिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के जगह पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। क्यों होगा? चलिए यही बुक बताएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ, यही बताएगा। कैसे बताएगा? देखिए राष्ट्रीय वन्यजीव डाटाबेस के अनुसार जनवरी 2023 तक भारत में 567 मौजूदा वन्यजीव अभयारण्य है, जिसके अंतर्गत जो है कितने वर्ग क्षेत्र में कवर है, मतलब सिर्फ वन्यजीव अभयारण्य। तो हम बताएंगे 125564.86 वर्ग क्षेत्र में जो है विस्तृत है, कवर है, ठीक है। याद रखिएगा, जो कि याद रखिएगा कितना है 125564.8 क्षेत्र वर्ग की जो है फैला हुआ है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का जो है 3.73% है। कुल याद रखिएगा, कुल जो देश की अगर देखा जाए तो कुल भौगोलिक क्षेत्र की बात करता है, उसमें से आपका ये ज़्यादा वर्गीय में फैला हुआ है, ठीक है, वन्यजीव।
भारत में सर्वाधिक वन्यजीव अभयारण्य अगर पूछे तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि 97 बताए गए हैं एनसीईआरटी के तहत। इसके पश्चात अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र में है 49, फिर कर्नाटक में है आपका 35, तमिलनाडु में पूछे 31, मध्य प्रदेश पूछे 24, याद रखिएगा। अब बताइए इसमें हम आंसर क्या लगाएं। अब तमिलनाडु भी ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है, कर्नाटक भी ऑप्शन में आ जाता है। अब इसमें से क्या लगा, तो इसमें से आपको जो सबसे ज़्यादा लगता है तो आप बताइए इसमें सबसे ज़्यादा क्या लगता है। कर्नाटक 35 है, तमिलनाडु 31 है, तो हम कर्नाटक को टिक लगा देंगे, है ना, टिक लगा देंगे। अब देखिए विकिपीडिया पे जाइएगा और एनसीईआरटी जो बोलता है वही सही मानेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी जो है 2023 के आंकड़े के हिसाब से ये दिया है तो हम इसे ही मानेंगे। तो पहले में तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें वन्यजीव आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा 97, और उसके बाद महाराष्ट्र में मिलेगा सेकंड नंबर पे 49, उसके बाद कर्नाटक में तीसरे नंबर पे आता है वन्यजीव के मामले में 35 है, तमिलनाडु जो है आपको फोर्थ पे आएगा जो कि 31 है, और अब चला गया 5 पे मध्य प्रदेश 24 स्थान पे आ गया है। तो ये होते रहता है जो कि 2023 के हिसाब से है। तो आप इस ऑप्शन में ध्यान रखिएगा कि तमिलनाडु तो 31 ही है, याद रखिएगा वन्यजीव अभयारण्य सबसे अधिक में, और कर्नाटक में है 35, तो ऑप्शन यही होगा। इसी जगह पे अगर आ जाता महाराष्ट्र तो महाराष्ट्र लगा देते, अंडमान निकोबार द्वीप आता है तो अंडमान निकोबार, तो यही ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है क्वेश्चन आंसर जो है थोड़ा गड़बड़ा दिया है, ठीक है। अगर आपको लगता है डाउट तो इस पर मैसेज करिएगा, मैं इसका और भी डिटेल में हम समझा देंगे। 42 क्वेश्चन नंबर है कि भारत में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से जो है कौन से सही हैं, बताइएगा 42 का। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सत्य हैं। क्यों? क्योंकि देखिए राष्ट्रीय उद्यान की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में। लीजिए क्लियर कर दिया, छोड़ दीजिए, क्लियर ही कर दिया। कैसे, देख लीजिए मध्य प्रदेश में। अब देखिए वन्यजीव अभयारण्यों की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। लीजिए क्लियर हो गया, अब क्लियर हो गया। जो 40 आप यहाँ पे देख रहे हैं आप देखिए क्लियर कर दिया। 42 अगर क्वेश्चन नंबर आप 41 क्वेश्चन नंबर जो देख रहे थे कि भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभयारण्य जो है सबसे अधिक है, तो हम बताएंगे देखिए असम जो है गलत है, असम नहीं है, कर्नाटक होगा, क्योंकि कर्नाटक में 35 वन्यजीव अभयारण्य है और तमिलनाडु में जो है 31 है। तो आपको सबसे पहले आपको इसमें लगाना है क्योंकि सबसे अधिक पूछ रहा है ऑप्शन के हिसाब से, ठीक है। तो आपको लगाना है ए, लेकिन सबसे ज़्यादा किसका है, तो हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि देखिए वन्यजीव अभयारण्य की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा द्वीप समूह 97 है, अंडमान निकोबार द्वीप वन्यजीव अभयारण्य। उसके बाद हमारा कर्नाटक आता है, तब सॉरी उसके बाद महाराष्ट्र आता है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर कर्नाटक आता है, चौथे नंबर पर जो है क्या आता है तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश जो है वन्यजीव अभयारण्य में 24 क्या है वन्यजीव अभयारण्य, कहाँ मध्य प्रदेश, तो आपका लास्ट में आता है। लेकिन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा हमारा मध्य प्रदेश आएगा, और वन्यजीव अभयारण्य की बात करेगा तो हम निकोबार द्वीप समूह उठाएंगे। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस पर भी जानकारी आपको दे देते हैं। तो देश के कुल जो है 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो लगभग याद रखिएगा कितने वर्ग किमी में हैं। जैसे हम पढ़े वन्यजीव, तो वन्यजीव का तो हम कितना पढ़े थे 12, 55, 64, याद रखिए 0.86। देखिए बिना देखे मैंने बता दिया तो आपको भी याद हो गया होगा, है ना। ये जो किसका है वर्ग किमी क्षेत्रफल में, तो वन्यजीव का, जो कि हम ऊपर पढ़े हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं किसका, तो देश के कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो कि लगभग कितने हैं बता सकते हैं, तो कितने वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है, तो हम बताएंगे 44, याद रखिएगा 44,402.95 वर्ग किमी में, मतलब 44,402.95 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है क्या, राष्ट्रीय उद्यान, जो कि 106 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखेंगे देश के, ठीक है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम ऊपर वन्यजीव पढ़े उसी तरह इसमें भी है। वन्यजीव कितना था बता सकते हैं, तो हम पढ़े थे 567 वन्यजीव है, इतना वन्यजीव है सोचिए सबसे ज़्यादा, और उसमें से सबसे ज़्यादा 97 किसका है, अंडमान निकोबार द्वीप का वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। ये डॉट दूर करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अब जो हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं तो 106 ही तो है राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें इसका अगर वर्ग क्षेत्रफल पूछे तो 44,402.95 वर्ग किमी है, ठीक है। यह भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है लगभग कितना है, तो 1.35% है, बस 1.35% है। देखिए वन्यजीव का कितना था 3.73% है,
कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, दोनों का मैं करवाते जा रहा हूँ, कन्फ्यूज एकदम दूर हो जाइए, ठीक है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश का है, कितने हैं तो 11 है, याद रखिएगा। दूसरे स्थान पर अगर पूछे तो असम का, देखिए असम का दूसरे स्थान पे है, यही जो याद रखना होगा। तो अगर राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो दूसरे स्थान पर असम है और पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है राष्ट्रीय उद्यान के मामले में। वन्यजीव अभयारण्य की सबसे अधिक संख्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ कर चुका है, जो कि हम बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश पहला और दूसरे नंबर पर असम आएगा राष्ट्रीय उद्यान के मामले में, ठीक है। क्लियर हो गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 43 क्वेश्चन नंबर है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है तो ऑप्शन नंबर डी टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र, याद रखेंगे। तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है क्या, तो टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र है। अब इसकी जानकारी लेते हैं। तो देखिए गोविंद राष्ट्रीय उद्यान टोंस नदी के उद्गम क्षेत्र में स्थित है। यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित पश्चिम हिमालय उच्च भूमि का हिस्सा है। तो देखिए टोंस जो नदी है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो देख रहे हैं, ये टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र में माना जाता है। कौन, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित पश्चिमी हिमालय का उच्च भूमि का हिस्सा माना जाता है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है वर्ष 1990 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था, तो 1990 में जो है घोषित किया गया था, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये जान लीजिएगा। चलेंगे 44 क्वेश्चन नंबर है कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है। तो डॉल्फिन की जो है वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है, तो ऑप्शन नंबर सी बिहार में। डॉल्फिन जैसे ही हो बिहार को टिक लगा दीजिएगा। अब देखिए भारत की जो है प्रथम डॉल्फिन वेधशाला जो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर जिले में बनाई जा रही है। कहाँ, भागलपुर में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, याद रखिएगा कहाँ, बिहार के भागलपुर जिले में बनाई जा रही है। 45 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो कौन सम्मिलित नहीं है, तो देखिए दाचीगामा जम्मू कश्मीर में एकदम सही है, सरिस्का राजस्थान में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, लेकिन पापीकोंडा जो है तमिलनाडु में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है। चलिए जानकारी लेते हैं आगे। तो देखिए पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क जो है आंध्र प्रदेश के पूर्व और पश्चिमी गोदावरी जिले में, याद रखिएगा कितने वर्ग में ये फैला है, कौन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि गोदावरी जिले में है। मतलब आंध्र प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जो गोदावरी जिले में है उसका वर्ग की में पूछेगा कितने वर्ग में फैला हुआ है पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क, तो हम बताएंगे 1012.86 वर्ग की में फैला हुआ है। मतलब 1000, याद रखिए 1012.86 वर्ग की में फैला हुआ है। कौन, पापीकोंडा राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान। यह पार्क जो है गोदावरी नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर स्थित है। देखिए गोदावरी नदी के बाएं और दाएं दोनों तरफ जो है आपको याद रखना है स्थित है। कौन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। और पूर्वी घाट की पापीकोंडा श्रृंखला यहाँ से गुजरती है। सोच रहे हैं पूर्वी घाटी का पापीकोंडा जो श्रृंखला है यहाँ से गुजरती है, सब गोदावरी के आसपास ही है ये, समझ गए। यह पार्क जो है आर्द्र पर्णपाती वनों से आच्छादित है। कौन, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिए पापीकोंडा में बाघ मिलेगा, माउस हिरन मिलेगा, देखते होंगे माउस, बाघ और माउस हिरन का बहुत लड़ाई देखते होंगे, ठीक है। माउस हिरन, गौर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। कहाँ, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान में जो कि आंध्र प्रदेश में है। चलिए 46 क्वेश्चन है कि केवुला लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। तो जैसे ही केवला लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो हम टिक लगा देंगे लोकटक। कहाँ लगा देंगे, लोकटक झील लगा देंगे, क्योंकि उसी में जो है ये केवला लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है, मतलब उसी में है। अब चलिए देखते हैं। जैसे मणिपुर में स्थित लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित केवुला लामजाओ नेशनल पार्क जो कि विश्व का एकमात्र तैरता मतलब फ्लोटिंग हुआ नेशनल पार्क है, मतलब तैरता हुआ नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क जो है क्या बोलते हैं,
मान अवघटित, ठीक है, अवघटित पौधे से युक्त है, जिनका स्थानीय नाम फुमडी, क्या है, फुमडी है। यह मणिपुर के नाचने वाले संगाई हिरन का जो है, याद रखिएगा, अंतिम प्राकृतिक आवास है, जो कि लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो आगे तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि लोकटक झील जो है, आप याद रखिएगा, ये जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। ये सवाल तो पूछता है कि लोकटक झील क्या है, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है। लोकटक झील है कहाँ, तो ये है मणिपुर में। कहाँ है, मणिपुर में लोकटक झील। अब लोकटक झील के दक्षिण पश्चिम भाग में क्या है, तो केवुला लामजावा नेशनल पार्क है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि मणिपुर में है। अब ये जो आप देख रहे हैं केवुला लामजावा नेशनल पार्क जो है, ये एक जो है प्लववान अवघटित पौधे से युक्त है, ठीक है, जिसका स्थानीय नाम जो है क्या बोला जाता है, फुमडी बोला जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और याद रखेंगे मणिपुर के जो है नाचने वाले संगाई हिरन का अंतिम प्राकृतिक आवास है। यहाँ पे केवुला लामजावा पे एक संगाई हिरन होता है, संगाई हिरन, जो कि नाचने वाला होता है, ठीक है, इधर से उधर जंप करेगा तो नाचने ही वाला हुआ। तो ये आपका एकमात्र जो है प्राकृतिक आवास माना जाता है। देखिएगा 47 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क जो है पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी देख रहे होंगे, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। यही जो है आपका शीतोष्ण कटिबंधीय जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। अब चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जैसे ही फूलों की घाटी नेशनल पार्क की बात करेंगे तो उत्तराखंड को याद रखिएगा। उत्तराखंड के कौन से जिले, चमोली जिले में स्थित है। यह पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है। कौन, फूलों की घाटी, याद रखिए, जो कि उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यह नेशनल पार्क जो है अपनी विशिष्ट अल्पाइन वनस्पतियाँ जैसे आर्किड, पाल्पी, प्रिमूला, गेंदा, ठीक है, क्या है, आर्किटिक, पाल्पी, प्रिमूला, गेंदा, डेजी के लिए प्रसिद्ध है। सोचिए, वनस्पति के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। कौन, फूलों की घाटी, इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड को। और फूलों की घाटी जो नेशनल पार्क बना है वो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ वनस्पति बहुत अच्छे से मिलते हैं, जैसे गेंदा मिला, डेजी मिला, प्रिमूला मिला, पाल्पी मिला, आर्किड मिला, ये सब वनस्पति है, ठीक है। एशियाई काला भालू यहाँ जो है आपको मिलेगा फूलों की घाटी नेशनल पार्क के उत्तराखंड जो है चमोली जिले में, यहाँ मिलेगा एशियाई काला भालू, हिम तेंदुआ मिलेगा, कस्तूरी मृग मिलेगा, लाल लोमड़ी मिलेगा और आपको नीली भेड़ पाई जाती है। कहाँ, फूलों की घाटी में नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में है। चलिएगा 48 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखेंगे। तो 48 क्वेश्चन नंबर को ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावनीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग प्राकृतिक आवास में मिल सकता है। तो बता सकते हैं इसमें कौन सा आंसर होगा 48 का। तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 होंगे। मतलब पहला जो है आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, दूसरा आपका होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा। तो यही आपका होगा जो कि कस्तूरी मृग प्राकृतिक आवास में मिलते हैं। कस्तूरी मृग मिलेंगे तो आकोस्ट वन्यजीव अभयारण्य मिलेंगे, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब जानकारी लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ना। चलिए देखिए, कस्तूरी मृग, ठीक है, कस्तूरी मृग शीतोष्ण कटिबंधीय हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले खुर युक्त स्तनपायी वन्यजीव है, ठीक है, कस्तूरी मृग। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जिसे हम बोलते हैं कि उत्तराखंड के कौन से क्षेत्र में, तो पिथौरागढ़ में ये आपको मिलेगा। कौन, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, जहाँ कस्तूरी मृग मिलते हैं, ठीक है। इसका प्राकृतिक आवास माना जाता है, जो कि पिथौरागढ़ बोला जाता है कि पिथौरागढ़ कहाँ है, उत्तराखंड के अगस्त वन्यजीव में, ठीक है। एक है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, कस्तूरी मृग के प्राकृतिक आवास हैं, जो कि गंगोत्री भी राष्ट्रीय उद्यान आपको यहाँ मिलेगा, जो कि कस्तूरी मृग के लिए बहुत अच्छा होता है। कस्तूरी मृग जो है ये भी याद रखिएगा, रेड डाटा में आता है, IUCN
कि रेड डाटा बुक में आता है, संकटग्रस्त में है, मतलब एक तरह से एंड होने वाला है, याद रखिएगा, चिन्हित किया गया है इसे। चलिए 49 क्वेश्चन नंबर है कि केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य को किस जंतु के, याद रखिएगा, संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। तो केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, बताइएगा। तो ये किया गया है हिमालयी कस्तूरी मृग के लिए, ये भी किया गया है केदारनाथ, जो कि उत्तराखंड से ही संबंधित है। तो जैसे ही उत्तराखंड को याद रखिएगा तो ज़्यादातर कस्तूरी मृग को याद कर लीजिएगा। जैसे केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य जो है उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। चमोली में भी है, रुद्रप्रयाग में भी है। यह पश्चिमी हिमालय के सबसे प्रमुख संरक्षित क्षेत्र में से एक है और लुप्तप्राय कस्तूरी मृग का घर है। कौन? केदारनाथ वन्यजीव। केदारनाथ वन्यजीव भी है, आपका अस्कोट वन्यजीव है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये सब है। इसकी स्थापना जो है वर्ष पूछे तो 1972 में की गई थी, केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य का, जो कि उत्तराखंड के चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह अभयारण्य जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में स्थित है। सोचिए, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में जो है क्या है, स्थित है। सोचिए, तो अलकनंदा और मंदाकिनी कहाँ है? उत्तराखंड में। चाहिए वहाँ मिल जाएगा, इसलिए केदारनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। चलिए 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है? बिना पानी पिए लंबी अवधि तक, तो कंगारू चूहा कहा जाता है, जो कि लंबी अवधि तक बिना पानी के लंबा समय तक जी सकता है। चलिए प्रश्नगत विकल्प में कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। यह उत्तरी अमेरिका की मरुस्थलीय जलवायु में रहते हैं। उत्तरी अमेरिका के मरुस्थलीय जलवायु में रहते हैं। ये रेगिस्तानी जीवन के लिए अच्छी तरह अनुकूलित होते हैं। कंगारू चूहा, कंगारू रैट को पसीना नहीं आता है, अर्थात ये पानी बचाते हैं। इन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वे जो बीज खाते हैं उसमें नमी प्राप्त करते हैं। सोचिए, बीज में ही नमी प्राप्त कर लेते हैं, इतना ही में ये जीवित रहता है कंगारू चूहा। सोच रहे हैं हम लोग जीवित रहेगा, नहीं रहेगा। 51 क्वेश्चन नंबर है कि भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा असत्य है? तो असत्य अगर पूछ रहा है आपसे तो बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा, हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है, यही आपका असत्य है। नहीं तो हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है, एकदम सही है। हाथियों की अधिकतम गर्भ जो है अवधि जो अगर पूछे 22 माह तक हो जाती है, एकदम सही है। समानता हाथी में 60 वर्ष की आयु तक बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है। सोचिए, 60 वर्ष तक। आगे सवाल है कि भारत में हाथियों की सर्वाधिक संख्या जो है आपको कर्नाटक में मिलेगा, जो कि 6044, याद रखिएगा, हाथियों की संख्या है वहाँ, या किसमें? कर्नाटक राज्य में, जो कि हाथियों का संख्या में बोल रहा है, सर्वाधिक में। उसके बाद याद रखिएगा, ये तो हो गया कर्नाटक राज्य में। असम में याद रखिएगा, हाथियों का अगर बात करें असम में, तो असम में भी हाथियों का अगर सर्वाधिक संख्या पूछें तो 5719 है। ठीक है, जैसे 6044 है कर्नाटक में हाथियों की, उसी तरह असम में है 5719। और केरल में कितना है? उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है तो 3000 जो है 3054 है, मतलब 3054 है, मतलब 3054 जो है संख्या है हाथियों का केरल में, तीसरे नंबर पे आता है। पहला कर्नाटक, दूसरा असम और तीसरा केरल। हाथियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा जो है 1992 में, याद रखिएगा 1992 में, याद रखेंगे 1992 में केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा 1992 में क्या शुरू किया गया था? हाथी एलिफेंट प्रोजेक्ट, मतलब प्रोजेक्ट एलिफेंट की जो शुरुआत हुई थी भारत सरकार द्वारा। 52 क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? तो हम बताएंगे, ये आसानी से बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी 1973। इतना देर से पढ़ते आ रहे हैं तो याद हो गया होगा, है ना। अब देखिए, बाघों के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। यह केंद्र जो है प्रायोजित योजना है, ठीक है, केंद्र के द्वारा ये प्रायोजित है। तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। तो ये हो गए आपके खत्म, आपका जीव मंडल से जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं खत्म हो गए। वन्यजीव कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं,
कौन से बायोस्फीयर हैं, सब खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक अध्याय 5 आएगा, नदी, जलप्रपात एवं झील आएंगे। और आपका रिमाइंडर बुक से एक आपका उष्मा आने वाला है, हीट आने वाला, उसके बाद ज्योग्राफी का खत्म होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।